हिमाचल सिंह। प्रवासी मजदूरों को लेकर विपक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश सिंह यादव राजनीति कर रहे हैं और उसी राजनीति पर अब योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला है कि किस तरीके से कोरोना महामारी में भी ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं और भ्रम फैलाकर जनता उनका जवाब देगी। और जिस तरीके से इन लोगों ने प्रवासी मजदूरों को लेकर भ्रम फैलाया और राजनीति कर रहे हैं, उस पर अब योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बौखलाहट में अब ये लोग राजनीति कर रहे हैं जो गरीबों का हक मारकर खा जाते थे। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है डॉक्टर पवन त्यागी, जो संघ विचारक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि ये गरीबों का हक मार के खा जाते थे, वही आज बौखलाहट में राजनीति कर रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने जो कहा, जो लोग राजनीति कर रहे थे, सही कहा, या फिर जो ये लोग जो कह रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूरों का जो किराया है वो माफ नहीं किया गया या उनसे वसूला जा रहा है? विस्थापितों के मुद्दे पर जो योगी जी ने आज जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ये जो विपक्षी लोग हैं इस कोरोना के टाइम में भी ओछी राजनीति कर रहे हैं और मजदूरों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप देखें कि पूरे भारत में जब लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बाद जो सबसे पहले एक्शन में सरकार आई वो योगी सरकार थी, जिसने एक्शन लेते हुए लोगों के घर तक भोजन पहुंचाने का इंतजाम पहले ही दिन से शुरू कर दिया। पूरा प्रशासन अमला उन्होंने रोड पर उतार दिया और राशन पहुंचाया गया। जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे उनके अस्थायी राशन कार्ड बनाए गए और योगी जी ही वो पहले मुख्यमंत्री देश के बने जिन्होंने अपने अन्य प्रदेशों में फंसे हुए मजदूरों को, लगभग 50,000 ऐसे मजदूर जो अन्य राज्यों से आना चाहते थे, दिल्ली से भी सैकड़ों बसों में भरकर उनको उत्तर प्रदेश में लाया गया। योगी जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कोटा में फंसे हुए छात्र, उन्होंने मांग की और छात्रों को वहां से लाने के लिए उन्होंने रोडवेज की बसें भेजी। योगी जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 2 समय का उत्तम कोटि का भोजन लोगों को दिया है। 1,000 रुपए उनके खाते में दिए हैं, 500 रुपए महिलाओं को दिए हैं। और योगी जी के जितने भी विस्थापित लोग, ये 50,000 पहले लॉट में गए थे, उस समय जिनको भी सेल्फ क्वारंटाइन किया गया उन सबको 1-1 हज़ार रुपया दिया गया, क्योंकि वो ये 15 दिन लॉकडाउन पीरियड में, ये 15 दिन के लिए क्वारंटाइन में थे और उसके बाद उनको घर जाना था, तो 1-1 हज़ार रुपया उन सबको दिया गया। तो योगी जी पर अगर कोई विपक्षी दल सवाल उठा रहा है, प्रियंका वाड्रा कभी सवाल उठाती है या कभी जो है अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं, तो वो किस मुंह से सवाल उठाते हैं? क्योंकि जब वो शासन में अखिलेश यादव था या वहां कांग्रेस की समर्थित सरकार थी, प्रियंका गांधी वहां से सांसद थी, तो अपने संसदीय क्षेत्र में कोई ऐसा काम उन्होंने किया नहीं है और जनता को केवल लूटने का काम किया है। अगर इस समय में ऐसा जो काल चल रहा है, ऐसे में कोई और सरकार होती उत्तर प्रदेश में, तो आज तक हमने नहीं देखा कि लोगों को पुलिस की तरफ से भोजन बनाकर पहुंचाया जा सका और उनकी प्रशासन जो है मदद कर रहा है। आज की डेट में खाते में सीधा पैसा जा रहा है, लोगों के घर पे राशन जा रहा है, उनको 2 समय का भोजन पहुंच रहा है और वो उत्तम कोटि का है, जिनको अधिकारी खुद चेक करते हैं। मैंने भी कुछ जगह जाके देखा है कि सुबह उनको छोले कुलचे दिए जाते हैं बेस्ट क्वालिटी के, शाम को पूड़ी सब्जी दी जा रही है और लोग खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि ऐसा तो हमने पहली बार देखा है कि पुलिस लोगों के घर पे सामान पहुंचा रही है, दवाइयां पहुंचा रही है और उनको खाते में सीधा पैसा। अब जब खाते में सीधी मदद आ गई, सीधा खाते में पैसा पहुंच गया, तब उसमें कहीं भी घोटाला होने की संभावना ही नहीं है। ये घोटाला कैसे होता था? राजीव गांधी अपने टाइम में खुद बोल चुके हैं कि यदि 1 रुपया केंद्र से चलता है तो नीचे 10 पैसे व्यक्ति तक पहुंचते हैं। कांग्रेस का ये इतिहास रहा है और इसलिए योगी जी ने कहा कि जो लोग इस समय सरकार मोदी सरकार पर या मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि हम विस्थापितों का ख्याल रखें, तो मोदी जी के देखरेख में ये कोविड-19 से फाइट करने के लिए हम उनके निर्देशन में पूरी तरह ठीक से सक्षम हैं। और जहां तक विस्थापितों को घर लाने की बात है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी रोडवेज की बसें भी भेजी। अभी जो ट्रेन चल रही है उसके बारे में जैसा आपने बताया, 85% किराया केंद्र ने दिया है और 15% राज्य सरकार ने दिया है। मजदूरों से जो आने वाले विस्थापित हैं उनसे 1 भी रुपया वसूला नहीं जा रहा। ये केवल कांग्रेस ने भ्रम फैलाया। तो रेलवे
के द्वारा इन विस्थापितों को लाया गया। उस रेलवे के विस्थापितों में जिन राज्यों से वो आए उसमें कांग्रेस शासित जो राज्य हैं महाराष्ट्र और राजस्थान, इन जो केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है, 3 राज्यों ने मजदूरों से किराया वसूला, जबकि केंद्र ने एक सुविधा दी थी कि केवल 15% राज्य को देना था और 85% उसमें केंद्र की तरफ से छूट थी। मजदूर को 1 भी रुपया नहीं देना था। रास्ते में भोजन की व्यवस्था भी रेलवे की तरफ से थी। जो भी मजदूर अगर जाएगा और उसको 12 घंटे से ज़्यादा का सफ़र है, लेकिन इस कांग्रेस की गंदी राजनीति जिसके लिए योगी जी ने डांट लगाई वो यही है कि ये मजदूरों के हिस्से को भी, पैसे को भी खा जाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। टाइम्स ऑफ इंडिया में आज ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एक मजदूर ने अपनी स्टोरी बताई कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए थे और जिसमें से 655 का टिकट मैंने लिया उत्तर प्रदेश आने के लिए। और वो आए कहाँ से हैं, ये बड़ी बात है कि वो महाराष्ट्र नागपुर से, यानी जो महाराष्ट्र जहां पर सोनिया गांधी, शिवसेना और शरद पवार की सरकार है, वहां से उत्तर प्रदेश आने के लिए उन्होंने टिकट के पैसे भरे। तो जो ऐसी चीजें हो रही हैं उसके बाद सोनिया गांधी का कहना है कि कांग्रेस सारे प्रवासी मजदूरों का पैसा पे करेगी। जहां पर उनकी सरकार है वहां तो वो मजदूरों से ले रहे हैं। वो यही योगी जी ने तो डांट लगाई है कि ये इस समय में जब गरीब मजदूर, आपने जैसा बताया कि वो कह रहा है कि मेरे पास 800 की सेविंग है जिसमें 650 का मुझे टिकट लेना पड़ रहा है, जबकि केंद्र की तरफ से एक फैसिलिटी हुई कि भाई आपको कुछ भी नहीं देना, आप इतने दिन से घर बैठे हो, आपके पास कोई दिहाड़ी नहीं है, तो आपको फ्री में सरकार ला रही है, लेकिन आप उन मजदूरों के हिस्से का पैसा भी मार के खा रहे हो। आपको शर्म नहीं आती? और इस सच को छुपाने के लिए, क्योंकि मजदूरों को भड़का कर वो टिकट हाथ में लेकर के फोटो खिंचवाई गई है और इंदिरा गांधी अपने में, ये क्या नाम, सोनिया गांधी अपने में ये दानवीर बनने के लिए, और ये कह रही हैं कि सब कांग्रेस कमेटी उसको खर्चे को उठाएगी। तो एक तरफ तो मजदूरों का हिस्सा मार दिया, दूसरी तरफ मजदूरों को ये जताने की कोशिश कर रही हैं कि हम तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। तो ये इनका करैक्टर इस तरह का है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि अगर कांग्रेस यहां इस कोविड-19 के टाइम में थोड़ा सा सीरियस होती और सरकार का साथ देती, क्योंकि सरकार के द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं इसको रोकने के लिए, उन्होंने हर बात का विरोध किया है। उन्होंने जमातियों पर जब सरकार ने सख्ती दिखाई, कानून बनाया, तो उस कानून का विरोध करेंगे, सख्ती करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जी आप विशेष एक वर्ग को टारगेट कर रहे हो। फिर टीवी चैनल वाला अगर कोई उस खबर को दिखाएगा, अर्नब गोस्वामी जैसा कोई पत्रकार, तो उसको कहेंगे जी आप एक केवल जमात को टारगेट करे जा रहे हो। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मजदूरों की इतनी चिंता होती तो जो राजस्थान से मजदूर आए, अमेठी में एक मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो यही हाल हुआ था पंजाब में चेकिंग नहीं हुई थी, टेस्टिंग नहीं हुई थी, जिसके बाद इतनी मरीजों की संख्या एक ही दिन में 331 मरीजों की संख्या सामने आई थी। और वही उत्तर प्रदेश में करने की साजिश रची गई वहां पर अमेठी में, और जिसके बाद टेस्टिंग में पता चला कि एक कोरोना पॉजिटिव है। वो तो उत्तर प्रदेश सरकार है कि जिसने तुरंत टेस्टिंग करवाकर और पता भी चल गया कि एक पॉजिटिव है, वरना कितने लोगों में फैलता है। 2 घटनाओं से तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जानबूझकर, जहां भाजपा की सरकारें हैं, ये जानबूझकर शायद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और भाजपा नहीं तो देखिए पंजाब का जैसा उदाहरण है, वहां तो इन्हीं की सरकार है, लेकिन ये टेस्टिंग के नाम पर भी झूठ बोल रहे हैं। और इस तरह से नांदेड़ के बहुत सारे श्रद्धालु जो थे उनको पंजाब में भेज दिया और वहां आज कोरोना की स्थिति भयावह हो चुकी है। इसी तरह ये कांग्रेसियों ने अजमेर से जब जो बस चली थी, क्योंकि गाइडलाइन ये तय है, नोडल अधिकारी उसको चेक करता है, जो नोडल अधिकारी तय हुआ सरकार की तरफ से, कि जब कोई प्रवासी मजदूर या छात्र, कोई भी व्यक्ति मूव करेगा एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो पहले उसकी स्कैनिंग की जाएगी, जांच की जाएगी। और इन्होंने कहा हमने जांच कर ली। अगर ये करी होती तो कोरोना संक्रमित व्यक्ति कैसे अमेठी तक पहुंच जाता? इसका मतलब ये जानबूझ के फैलाने की कोशिश में लगे हैं। ये कहीं ना कहीं जमातियों का ही साथ दे रहे हैं, जिनकी मंशा इस भारत में कोरोना को फैलाने की है। जी वहीं दूसरी बड़ी खबर है कि एक पुलिस ऑफिसर जो बिहार पुलिस में तैनात है, और वो किस तरीके से मुख्यमंत्री को गोली मारने की धमकी देता है। बात इतनी सी कि अजान नहीं हो रही है उत्तर प्रदेश में, इस वजह से तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उस फैसले पर किस तरीके से मुख्यमंत्री को मारने के लिए प्रेरित कर रहा है।
जो इतनी बड़ी साजिश और इतनी चिंताजनक बात है कि एक ऑफिसर जो हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है वो एक मुख्यमंत्री को गोली मारने की धमकी देता है। देखिए, ये जो घटना है ये वास्तव में बहुत चिंताजनक है। अगर हमारी कोई फोर्स पुलिस में और कोई अधिकारी नहीं, कोई साधारण सिपाही भी क्यों ना हो, क्योंकि उसके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो सरकारी व्यक्ति है, और कोई भी सिपाही रैंक का भी यदि है, वो हो सकता है कल को किसी भी महत्वपूर्ण जगह उसकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। और ऐसा व्यक्ति यदि एक आतंकी सोच रखता है तब वो कितना भयंकर हो सकता है, उसके परिणाम हमने अन्य कई जगह घटनाओं में देखे हैं। तो ये जो सोच है, असल में ये भारत की सोच देखिए, बहुत सारे लोग पिछले काफी दिनों से ये अर्नब गोस्वामी को लेकर भी बातें उड़ा रहे थे, और ट्वीट हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे कि साहब खाली एक वर्ग को बदनाम किया जा रहा है, जमातियों को बदनाम किया जा रहा है, ऐसे और भी तो लोग हैं जो जिनको कोरोना हो रहा है। मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिर ये जो जमाती हैं या जो उस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं, वो उनमें से ही क्यों ऐसे लोग निकलते हैं कि वो जो है गद्दारी करते हैं देश के साथ। एक सिपाही में खाली सिपाही नहीं, वो ऑफिसर है, और वो सोच कैसी रखता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का भी विरोध कर रहा है, क्योंकि ये जो कानून है ध्वनि प्रदूषण का, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, और इसी कानून के तहत उन्होंने सारे राज्यों को निर्देश दिए कि चाहे मंदिर हो या मस्जिद, वहां से वो लाउड स्पीकर उतारे जाएं जो तेज आवाज में चलते हैं। और उसी आदेश के चलते ये यूपी में सख्ती से उसको पालन किया गया। और ये कहता है जी अजान नहीं हो रही है, ये केवल एक इशारा है। असल में बात यह है कि कोई भी केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट से कोई भी निर्णय इस देश के हित में लिया जाता है, ये सारी वो सोच है कि ये उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से जो भी निर्णय हो, इनको विरोध करना है, और यही आतंक की सोच है। तो ऐसा व्यक्ति, ये देखिए कितना खतरनाक हो सकता है। तो ऐसे पुलिस में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे ही पुलिस वाले ऐसे हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी सोच का व्यक्ति निकलता है और आज वो फेसबुक पे पोस्ट लिख रहा है, फेसबुक पे टिप्पणी लिखने के कारण वो पकड़ में आ गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में वो चलता रहता है। ऐसे में सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि ऐसे व्यक्ति जो देश विरोधी सोच रखते हैं, जो किसी मुख्यमंत्री की हत्या करने की बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री को गोली मारने की बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं, ऐसे वीडियोस हम आए दिन देखते हैं, जो ट्वीट कर रहे हैं हमारी सेना के विरुद्ध में, सेना का अफसर हमारे शहीद हो रहे हैं और वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनको अभद्र गाली दे रहे हैं, मैं तो बोल भी नहीं सकता। ऐसी सोच को खत्म करना होगा। सरकार को सख्त कानून इसके लिए भी बनाने होंगे कि सोशल मीडिया पे भी कोई अगर ऐसी टिप्पणी, चाहे तो कोर्ट के प्रति, चाहे वो सेना के प्रति, चाहे वो सरकार के प्रति, अगर कोई उल्टी सीधी नफरत फैलाने की बात करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं में, आतंकी धाराओं में, ये आतंकरोधी धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि ऐसी कोई भी टिप्पणी इस देश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी बिल्कुल। फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस ने तनवीर खान को अरेस्ट कर लिया है, जिन्होंने फेसबुक पे सीएम योगी आदित्यनाथ को गोली मारने की धमकी दी थी और लोगों को प्रेरित किया था कि ऐसे सीएम योगी आदित्यनाथ को गोली मार दो। जय हिंद, जय भारत।